Hello friends, I am starting now geography subject and the topic is geomorphology. जो PMFIS के नोट्स हैं मैं उसको स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी पहला चैप्टर है जो जियोमॉर्फोलॉजी 1 है, तो मैं उससे स्टार्ट कर रही हूँ। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको वो पता होना चाहिए। तो जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, जो वर्ड जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो हमारी ज्योग्राफी है, अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है, वो होता है जियोग्राफी मतलब स्टडी। तो जियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ और जो भी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी हमको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जियोमॉर्फोलॉजी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो आप मुझे बेयर करिएगा उस आवाज़ से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में पहला जो टॉपिक है, इसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। ओके, तो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमको पता है कि अर्थ जो हमारा है वो बहुत लेयर्स में है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी, ठीक है। इंटीरियर तक पहुंचना, अर्थ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इंटीरियर जो अर्थ के अंदर के जो मटेरियल्स हैं, अर्थ के अंदर जो प्रोसेस ऑपरेट हो रही है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसको लाइन बाई लाइन आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ लार्जली प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस दैट ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली जो प्रोसेस इंटीरियर जो है अर्थ में ऑपरेट हो रही है, उन प्रोसेस का कॉन्फ़िगरेशन हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो टाइप की प्रोसेस होती है, जो अर्थ के कुछ जो प्रोसेस है जो अर्थ के अंदर ऑपरेट हो रही है, कुछ जो प्रोसेस है अर्थ के बाहर ऑपरेट हो रही है। तो पहली जो अर्थ के अंदर ऑपरेट हो रही है उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते थे, एंडोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं, और जो बाहर ऑपरेट हो रही है उनको हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप मैं आज आपको आई विश मैं आपको आज कंप्लीट कर दूँ एंडोजेनिक फोर्सेस, मैं फिर कल आपको एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बताऊँगी, ठीक है। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो है ये हमारे लैंडस्केप को, अर्थ के पूरे स्ट्रक्चर को शेप करती है, ठीक है। नाउ कम टू वाई हमको अर्थ के इंटीरियर के बारे में समझना है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमको इसलिए समझना है क्योंकि बहुत सारी जो प्रोसेस हैं हमारे यहाँ ऑपरेट हो रही हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ पे डिफरेंट फीचर्स दिख रहे हैं, डिफरेंट माउंटेन्स दिख रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। तो उसके लिए हमको अर्थ का इंटीरियर समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वॉल्केनिज्म हो गया, अर्थक्वेक हो रहा है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हमारे सोलर सिस्टम का अर्थ के जैसा ही है कुछ, ठीक है। तो उसको समझना, अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना, और जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन है ओशियंस के अंदर उनको समझना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ कम टू कैसे हम इनको समझेंगे। तो सोर्सेज होते हैं, कुछ सोर्सेज जो होती है इंटीरियर ऑफ अर्थ की, वो कैसे, तो डायरेक्ट सोर्सेज होती है और इनडायरेक्ट सोर्सेज होती है। तो जनरली क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, डायरेक्ट सोर्सेस में कौन कौन से आते हैं। जो हम डायरेक्ट सोर्सेस एज इन मतलब डायरेक्टली हम देख सकते हैं, ठीक है। जो नीचे हम अगर ड्रिल कर रहे हैं तो हमको डायरेक्टली वो सोर्सेज मिल जा रहे हैं, पर इनडायरेक्टली सोर्सेज कौन से होते हैं, जो इनडायरेक्ट वे में हमको मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गए सिस्मिक वेव्स, राइट, वो क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, क्योंकि हम उसको नहीं निकाल रहे हैं, वो ऑलरेडी हो रहा है, उसके कारण हम अपने मशीन्स में उसको देख रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज सबसे पहले होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज में। तो डायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले आता है डीप अर्थ माइनिंग, ठीक है। जब हम माइन और ड्रिल करते हैं अर्थ के सरफेस को, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि रॉक का टाइप क्या है, रॉक कैसे कैसे रॉक किससे बना हुआ है, ठीक है। बसाल्टिक है या एसिडिक है या बेसिक है या ग्रेनाइट रॉक्स है। तो रॉक्स का हम पता करते हैं ड्रिलिंग। तो ये क्या हो गया, तो क्वेश्चन आएगा अगर ड्रिलिंग जो माइनिंग करते हैं वो कौन सा सोर्सेज है अर्थ का जानने का, तो डायरेक्ट सोर्सेज है, ओके। तो इसमें आप एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोपनेंग गोल्ड माइन और टाउटोना गोल्ड माइन जो है वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और वो क्या है, डीपेस्ट माइन है, जो कि कहाँ तक, जिसकी डेप्थ कहाँ तक है, 3.9 किलोमीटर तक, ठीक है। और उसको एंड द डीपेस्ट ड्रिलिंग जहाँ पे की गई है 12 किलोमीटर डीप तक उसको ड्रिल किया गया है, ठीक है। दूसरा कौन सा सोर्स है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा है वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है। वॉल्केनिक एरप्ट होता है, तो हमको जो भी वॉल्केनो, जिस भी रीजन में आप जाएंगे जहाँ पे भी वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, वहाँ पे मैग्मा जो भी ऐश कंटेंट मिलते हैं, हम उनसे देख सकते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हो गए, डीप अर्थ माइनिंग, एंड सेकेंड सोर्स इज वॉल्केनिक एरप्शन, ठीक है। और मोपनिंग गोल्ड माइन और टाउटोना गोल्ड माइन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। क्या है ये,
लिए क्या है, डीपेस्ट माइन है। डीपेस्ट कौन सा माइन है, गोल्ड माइन है। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नाउ कम टू इनडायरेक्ट सोर्सेज। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज से हम कैसे पता लगवा सकते हैं, तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहला है डेप्थ। डेप्थ से कैसे, डेप्थ जितना अंदर हम जाएंगे अर्थ के उतना हम अंदर, इनडायरेक्ट सोर्सेज है ये, कि जितना अंदर हम जाएंगे हमको उतना अंदर पता चलेगा कि क्या प्रेशर है अर्थ के अंदर, क्या डेंसिटी है अर्थ के अंदर, और क्या टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो ओवरलेइंग रॉक्स जो है, किसी रॉक के ऊपर एक रॉक जो ऊपर होता है उसको ओवरलेइंग रॉक बोलते हैं। ठीक है, जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा और उतना ज़्यादा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो ओवरलेइंग रॉक का प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे तक जाने में बढ़ता जाएगा। ये क्यों होता है, दिस इज़ मेनली किस कारण, ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो जितना नियर द अर्थ रहेंगे हम उतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पाएंगे, और जितना ऊपर हम जाएंगे उतना ज़्यादा कूलिंग होगी टेम्परेचर की, राइट। तो सेम एज इन अर्थ के इंटीरियर की भी अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन के कारण जितना ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, आगे चल के आपको थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर में वेरिएशंस भी मैं बताऊंगी कि कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। तो उसके लिए आपको पहले ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, देन कम टू मीटियोर्स। जब मैंने आपको साइंस एंड टेक पढ़ाया था तो उसमें मैंने जेमिनाइट शॉवर पढ़ाया था शायद, उसमें मैंने मीटियोर्स, मीट्रॉइड्स एंड मीट्रॉइड में डिफरेंस बताया था। तो मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स जो होते हैं और अर्थ होता है, सोलर सिस्टम अर्थ जो है वो एज इन ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो सेम टाइम पे सेम नेबुलर क्लाउड से बने हुए हैं। ठीक है, तो उनका जो मीटियोर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सेम एज इन अर्थ का भी इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, तो मीटियोर्स भी क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज हो गए। फिर आते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर लैटिट्यूड पे डिफरेंट होता है सरफेस के। ठीक है, कहीं पर सेम नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेटर पे जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो हमारा बहुत लोअर होता है। क्यों लोअर होता है, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस जो है इक्वेटर का वो बहुत ज़्यादा होता है। पर पोल्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशन है वो बहुत हाई होता है, बिकॉज पोल्स का जो डिस्टेंस होता है आपने देखा होगा वो बहुत स्मॉलर होता है, क्योंकि अर्थ जो है हमारा स्फेरिकल शेप का है, जियोइड शेप जिसे बोलते हैं। तो अर्थ में आप देखेंगे तो जो इक्वेटर का डिस्टेंस है, जो इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट है वो बहुत स्पीड से घूमेगा, पर जो पोल्स पे ऑब्जेक्ट है, जो इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट है वो शायद एक ही रिवॉल्यूशन घूम पाएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, बट पोल्स पे वही उसी टाइम पे 2-4 रिवॉल्यूशन घूम पाएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशन भी ऐसे ही। तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, तो ये क्या है, ग्रेविटेशन ग्रेटर होता है पोल्स पे और लेस होता है इक्वेटर पे। क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर, क्योंकि डिस्टेंस जो है सेंटर का इक्वेटर से वो ज़्यादा होता है और पोल से कम होता है। ठीक है, तो इस कारण ग्रेविटेशन जो है पोल्स पे ज़्यादा होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो पोल्स पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। नाउ कम टू ग्रेविटी वैल्यूज़ भी हैं, वो जनरली डिफ़र करती हैं जो मटेरियल है अर्थ पे उसके मास पे। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर पानी है, कहीं पर लैंड है, तो उसके कारण जो है हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी डिफरेंस होती है, जिसके कारण जिसको क्या बोलते हैं, उसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एनॉमली। ओके, ग्रेविटी एनॉमली किसे बोलते हैं, कहीं पर हमको कुछ ग्रेविटी की वैल्यू मिल रही है, कहीं पर कुछ ग्रेविटी की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी एनॉमली। ओके, नाउ ग्रेविटी एनॉमली हमको क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन बताता है कि कहाँ पे कौन सा किस टाइप का मटेरियल सिचुएटेड है, उसका मास क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमको ग्रेविटी एनॉमली से पता चलता है। ठीक है, नाउ कम टू मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, जियो डायनेमो इफेक्ट भी बोलते हैं। जियो डायनेमो इफेक्ट हमको क्या बताता है कि जो अर्थ का इनसाइड कोर है, ठीक है, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो कोर है वो किस मटेरियल का बना है,
उसको हमको मैग्नेटिक फील्ड से हमको पता चलता है। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी शिफ्ट होती है वो हमको बताती है कि आयरन कोर जो है, कोर जो है हमारा अर्थ का, उसमें आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, बट ये अभी एक मिस्ट्री की तरह है, क्योंकि इतना ज़्यादा अंदर तक कोई अर्थ के जा नहीं पाया है, तो इसलिए ये मिस्ट्री है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने ये समझा दिया हो। व्हाट आर डायरेक्ट सोर्सेज? डायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? 2 सोर्सेज होते हैं, डीप माइनिंग अगर आप कर रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, और दूसरा होता है वॉल्केनिक एरप्शन। दीज आर द 2 सोर्सेज विच आर बिलोंग्स टू डायरेक्ट सोर्सेज। ओके, नाउ इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है डेप्थ, दूसरा होता है ग्रेविटी, तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड चौथा होता है मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या है? हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू व्हाट कॉजेज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। कैसे हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? तो हमारा जो आर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जनरली कहाँ पे होती है? अर्थ के कोर पे होती है। ठीक है, अर्थ का कोर आई होप पता होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयर्स में है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर भी 2 टाइप्स के होते हैं, इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है। ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ का। ठीक है, नोबडी, अभी तक किसी ने भी ये जर्नी सेंटर तक अर्थ के नहीं गया है कोई भी, बट वहाँ से जो शॉक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं अर्थक्वेक के कारण, जो भी ट्रेवल होती हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, राइट एट द हार्ट ऑफ द अर्थ, जो इनर कोर हमारा अर्थ का होता है, देखिए इनर कोर और आउटर कोर होते हैं। जो हमारा इनर कोर होता है अर्थ का, वो हमारा जो होता है जनरली सॉलिड होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉलिड होता है, जो कि 2/3 साइज ऑफ द मून, मतलब मून के साइज का 2/3 पार्ट है। और जो क्या कंपोज करता है, जिसमें क्या सबसे ज़्यादा मिलता है हमको? आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इनर कोर में क्या होता है? हमारा जो प्रेशर है वो बहुत हाई होता है टेम्परेचर से ज़्यादा। ठीक है, तो इनर कोर में क्या होता है? प्रेशर हाई होता है टेम्परेचर से ज़्यादा, इसलिए वो सॉलिड होता है। आपको पता होगा जब कोई भी मटेरियल पे हम प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे तो वो क्या होगा? सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो यहाँ पे क्या होता है? तो हमारा इनर कोर होगा, सॉलिड होगा। अब ये इनर कोर अगर सॉलिड है तो यहाँ पे तो आयरन प्रेजेंट है, बट आयरन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या है? ये सॉलिड होने के कारण ये मूव नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ के मटीरियल्स जो है मूव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा? हमारा जो, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड होता है, और कोर में वहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है टेम्परेचर से, इसलिए वो सॉलिड होता है। ठीक है, नाउ कम टू आउटर कोर। आउटर कोर जो है वहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है प्रेशर से, जिसके कारण जो हमारा आउटर कोर है वो लिक्विड होता है, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? आयरन, निकल और स्मॉल क्वांटिटीज़ अदर मेटल्स के भी प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वो फ्लूइड होता है। अब क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर के कंपोजिशन के कारण जो आउटर कोर में डिफरेंस है, जो टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेशर से, उसमें क्या है? जब लिक्विड मूव करता है तो कन्वेक्शनल करंट जो है वो जनरेट होती है उसके अंदर। आपको पता होगा जब वॉल्केनो, आप जब मैं आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी कि जो मेंटल होता है उसके अंदर जो है कन्वेक्शनल करंट्स जो होती हैं वो भी मूव करती है। सेम एज इन कोर में भी लिक्विड होने के कारण वहाँ पे जो है लिक्विड मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेंस जो मैटर होता है वो धीरे धीरे, डेंस मतलब जो हैवी मैटर्स होते हैं जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है वो नीचे सिंक होते हैं, और जो लाइटर मैटर होते हैं वो राइज होते हैं, ऊपर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने जब पढ़ा होगा जो ऑयल होता है पानी में, तो ऑयल जो है लाइटर मटेरियल है, तो पानी के ऊपर आ जाता है ऑयल। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता है हमारा डिफरेंस, जो डेंस और लाइटर मैटर। ठीक है, तो डेंस मैटर जो होता है वो सिंक होता है, और लेस डेंस मैटर जो है राइज होता है। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है अर्थ में, कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है चीज़ें जो है मैटर जो है वो क्या होते हैं? स्पिन होते हैं। अर्थ जो है हमारा कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है हमारा राइट एक्ट करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ओके,
जो लिक्विड आयरन जो है वो क्या करता है, जो फ्लो होने के कारण क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, विच इन टर्न क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, चार्ज मेटल जो है वो पास होते हैं उस फील्ड से और इलेक्ट्रिक करंट अपना खुद का जनरेट करते हैं, उसी को सेल्फ सस्टेनिंग लूप को हम क्या बोलते हैं, जियो डायनेमो बोलते हैं। ओके, तो स्पाइरलिंग जो है वो किससे होती है, कोरियोलिस फोर्स के कारण होती है, जो क्या करती है, मीन्स दैट सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड आर रफली अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट एडिंग अप टू प्रोड्यूस वन वास्ट मैग्नेटिक फील्ड एनगल्फिंग द प्लैनेट। ठीक है, तो एक बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट जनरेट होने के कारण वो बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो पूरे प्लैनेट को अराउंड घूमती है। ठीक है, तो दिस इज कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हाट कॉजेस मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के क्या होते हैं, कोर जो होता है अर्थ का, उसमें दो कोर्स होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। ठीक है, तो इनर कोर जो होता है हमारा सॉलिड होता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो है ज़्यादा होता है टेम्परेचर से। ठीक है, और जो हमारा आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है प्रेशर से, और वो आयरन निकल इन सब से बना है। तो जहाँ पे वो लिक्विड जो है जैसे ही मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, कन्वेक्शनल करंट जो है, इन टर्न क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। उसी को वो धीरे धीरे लूप चलता रहता है। बहुत सारी सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो कंबाइंड होकर एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बनाती है जिसको जियो डायनेमो बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड पूरा एनगल्फ करता है प्लैनेट को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दिस। ठीक है, तो नाउ सम सोर्सेज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, कुछ सोर्सेज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाई लेवल्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि वॉल्केनिक एरप्शंस जो है और बहुत सारे गीजर्स जो हैं, स्प्रिंग्स जो हैं, जो अर्थ के बाहर आते हैं, वो क्या हमको दिखाते हैं कि इंटीरियर जो है हमारा अर्थ का बहुत हॉट है। ठीक है, हाई टेम्परेचर क्या करता है, बहुत सारे जो हमारे सब्सटेंस हैं उनको डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ देता है, ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन हो जाता है बहुत सारे, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर धीरे धीरे मेल्ट करने लगते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो उनका डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। ग्रेविटेशन और डायमीटर जो है हमारे हमको क्या बताता है कि हमारा जो प्रेशर जो है इनसाइड कितना है अर्थ के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ठीक है, कुछ ये सोर्सेज। नाउ एविडेंस फ्रॉम मीटियोर्स, तो उससे पहले हम देखते हैं तो डेंसिटी इंक्रीजेज एज यू ट्रेवल फ्रॉम क्रस्ट टू इनर कोर। डेंसिटी क्यों इंक्रीज होती है आपको पता होगा, क्योंकि ओवरलाइंग रॉक्स का जो हमारा जो हमारे हैवियर मटेरियल है वो हमारे नीचे चले गए, अंदर चले गए, और जो हमारे लाइटर मटेरियल है वो क्रस्ट पे रह गए। ठीक है, तो इसके कारण डेंसिटी जो है हमारी, कोई अगर क्वेश्चन पूछे, डेंसिटी जो है क्रस्ट से इनर कोर तक इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, डेंसिटी जो है हमारी क्रस्ट की कितनी होती है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल में कितनी होती है, 4.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आउटर कोर में कितनी होती है, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनर कोर में कितनी होती है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर जो है अर्थ का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जाएंगे तो टेम्परेचर भी हमारा अर्थ का इंक्रीज होगा। ठीक है, क्रस्ट से अगर हम कोर में जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। नाउ कम टू एविडेंस फ्रॉम मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, जब भी वो अर्थ पे फॉल होते हैं, जब भी वो अर्थ पे गिरते हैं तो आउटर लेयर जो है उनका वो क्या होता है, जैसे ही नीचे गिरते हैं तो आउटर लेयर जो है एक्सट्रीम फ्रिक्शन के कारण एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, इनर कोर उनका एक्सपोज्ड होता है, आउटर लेयर जो है वो बाहर चली जाती है और इनर कोर हमको एक्सपोज्ड होता है। तो इसमें जो हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, हैवी मटेरियल पाए जाते हैं उस कोर के अंदर। ठीक है, वैसे ही सिमिलर जो है हैवी मेटल्स हमको कहाँ मिलते हैं, अर्थ के कोर के अंदर। तो ये हमारा हमको क्या बताता है कि जो मीटरॉइड्स हैं और जो हमारा अर्थ है वो सेम टाइम पे फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्स कौन सी होती है, सिस्मिक एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थक्वेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिससे हमको पता लगता है कि हमारा जो अर्थ है वो कैसा इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, कि वो जो हमारा सॉलिड है, इनर कोर हमारा सॉलिड है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है। ठीक है, तो वो हमको किससे पता चलता है, हमको इनडायरेक्ट सोर्सेज से पता चलता है, सिस्मिक वेव से। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स जो है वो कंटिन्यूटी बहुत सारे पिक्चर्स से हमको बतानी पड़ेगी। कंप्लीट पिक्चर जो है अर्थ की इंटीरियर जो है हमारे को कंप्लीट पिक्चर देती है। कैसे अर्थक्वेक होता है, तो सबसे पहले अर्थक्वेक होता कैसे कि एब्रप्ट जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थ, जब भी कोई फॉल्ट, लेट से कुछ भी फॉल्ट हुआ, ठीक है, ओवरलोइंग प्रेशर की वजह से, जब क्या होता है बहुत सारे रॉक्स रहते हैं, धीरे धीरे वो क्या होते हैं, फॉल्ट के कारण रॉक्स का जो
नीचे का हिस्सा है वो ब्रेक हो जाता है, तो उससे क्या होती है, हमारी अर्थक्वेक वेव्स रिलीज होती है। ठीक है, अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक लेयर। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स जो है होते हैं जो फॉल्ट के अलोंग जो रॉक्स होते हैं, जहाँ पे फॉल्ट होता है उसमें जो भी रॉक्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट ऊपर का रॉक के कारण जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करती है ऊपर के रॉक, उसके कारण क्या होता है, हमारे रॉक्स जो हैं एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। जैसे जैसे प्रेशर बिल्डअप होता है जो रॉक जो है एट सर्टेन पॉइंट पे वो फ्रिक्शंस को ओवरकम कर देता है, ओवरलाइंग के फ्रिक्शंस को, और एब्रप्ट मूवमेंट होता है किसमें, हमारे अर्थ में, जिसके कारण शॉक वेव्स जनरेट होती हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसे एनर्जी रिलीज होती है हर डायरेक्शन में, उसे ही हम बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द टू रॉक्स, उसके ऊपर ओवरलाइंग रॉक्स है। ठीक है, ये पहले एक रॉक थी, जैसे फॉल्ट जनरेट हुआ तो ये रॉक्स इधर हुई, बट ओवरलाइंग रॉक जो है इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, बट जैसे जैसे प्रेशर जो है एट अ सर्टेन पॉइंट प्रेशर उसका तोड़ के दोनों रॉक्स अलग हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो जिस पॉइंट से फॉल्ट हुआ, ठीक है, जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और उस पॉइंट को और भी क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं और हाइपोसेंटर बोलते हैं, और उसी के वर्टिकली एकदम सेम अबव जहाँ पे हमको वेव्स मिलती हैं सबसे पहली बार, उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर। तो फोकस के एकदम स्ट्रेट जो है एपीसेंटर होता है फोकस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज कॉल्ड फोकस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपोसेंटर। एनर्जी वेव्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और जो सरफेस पे नियरेस्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एपीसेंटर, जो कि फोकस से एकदम नियरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बार वेव्स का एक्सपीरियंस होता है, वेव्स को एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली अबव द फोकस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार सिस्मिक वेव्स कहाँ पे हमको एक्सपीरियंस होती है, एपीसेंटर पे। ठीक है, तो दीज आर द फोकस एंड एपीसेंटर। नाउ कम टू अर्थक्वेक वेव्स। सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स होते हैं जनरली लिथोस्फीयर में होते हैं। आपको पता होगा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये क्या होते हैं, लिथोस्फीयर जो होता है हमारा अर्थ का ऊपर अपर जो 200 किलोमीटर का पार्ट होता है सरफेस का, वो होता है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ जो है ये सब जो वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक की वेव्स कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली होती है बॉडी वेव्स, दूसरी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, बॉडी वेव्स क्या होती हैं, जो जनरली फोकस से एनर्जी जो रिलीज होती है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। हर अर्थ के जितने भी अर्थ के भी, जैसे अर्थ का भी पार्ट्स को हम बॉडी पार्ट्स ही बोलेंगे, तो उसमें जो ट्रेवल रिलीज होती हैं उनको हम बोलते हैं अर्थ बॉडी वेव्स। ठीक है, अब बॉडी वेव्स क्या होती हैं, धीरे धीरे वो किससे इंटरेक्ट करती हैं, सरफेस रॉक से इंटरेक्ट करती हैं, और न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। ठीक है, जो कि सरफेस के अलोंग मूव करती हैं। ठीक है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स क्लियर हो गया होगा आएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो होती है वेव्स की वो चेंज होती है जैसे जैसे वो किस मटेरियल में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें। तो वेलोसिटी जो है, जितना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। डायरेक्शन भी जो है जनरली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से चेंज होता है, जैसे मटेरियल किस मटेरियल से होके गुजर रहा है तो उसके कारण डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब दो टाइप की बॉडी वेव्स होती है, पहली होती है पी वेव्स, दूसरी होती है एस वेव्स। और सरफेस वेव्स कितने टाइप की होती है, एक टाइप की होती है जिसको बोलते हैं एल वेव्स। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। पहली होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, तीसरी होती है सरफेस वेव्स, जिसको एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स कौन कौन सी होती हैं, ये बॉडी वेव्स होती हैं। ठीक है, तो पी वेव्स जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, जो साउंड की तरह ट्रेवल करती हैं, और एस वेव्स जो होती हैं वो लाइट की ट्रेवल करती हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पी वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है, और एस वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। तो वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है अर्थक्वेक का वो धीरे धीरे चेंज होता है, जैसे कि मीडियम जो है अर्थ का चेंज होता है, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है वो चेंज होगा और उनका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है,
when an earthquake or underground nuclear test sends shock waves through the earth, the cooler areas which are generally rigid transmit these waves at higher velocity than the hotter areas. ठीक है, तो hotter areas जो गर्म areas हैं उनसे उनमें जो है velocity कम हो जाती है और जो cooler areas हैं वहाँ पे velocity ज़्यादा हो जाती है. Now come to primary waves, P waves. बहुत अच्छे से समझिएगा, difference generally पूछता है UPSC, so you just clear about these topics very thoroughly. So I will start with primary waves. तो पी वेव्स क्या होती हैं? दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जैसे साउंड की वेव्स ट्रेवल करती हैं, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स वेव्स भी बोलते हैं. कंप्रेशनल फोर्स, कंप्रेशनल का मतलब होता है स्क्वीज हो जाना. दोनों साइड से अगर हम किसी रॉक में दोनों साइड से हम किसी रॉक में अपना फोर्स लगा रहे हैं, दो एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो कंप्रेस हो जाती हैं चीज़ें. और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो चीज़ें एक्सटेंशन हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल रबर में अगर हम फोर्स अपने सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो क्या होगी? कंप्रेस हो जाएगी. और जैसे ही हम उसको खींचेंगे दोनों डायरेक्शन में तो उसका एक्सटेंशन हो जाएगा. ठीक है, तो दीज आर प्राइमरी वेव्स. ठीक है, प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव्स होती हैं. पार्टिकल्स जो है इनके जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स कौन से डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं? जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रेवल हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं. पी वेव्स जनरली फास्टर होती हैं, सबसे ज़्यादा फास्टर होती हैं. और पहली बार जो एक्सपीरियंस होती है सरफेस पे, पहली बार जो अराइव होती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? पी वेव्स. तो याद रखिएगा, पी वेव्स जो हैं पहली बार सबसे फर्स्ट टाइम कौन सी वेव अराइव होती है सरफेस पे? पी वेव्स अराइव होती हैं. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हायर होती है. तो ये देखिए अराइवल टाइम्स पी वेव्स जो है यहाँ पे. ठीक है, पी वेव्स जो हैं वो हर मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस में, बट पी वेव्स जो है सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में एंड देन गैसेस में. ठीक है, तो दीज आर पी वेव्स. ठीक है, पी वेव्स जनरली वेलोसिटी जो है इन पे किस पे डिपेंड होती है? शेयर स्ट्रेंथ पे डिपेंड होती है और कितना मटेरियल जो है इलास्टिक है उस पर डिपेंड होती है. ठीक है, वे यूजुअली से दैट स्पीड जो है साउंड वेव्स की वो इलास्टिसिटी पे डिपेंड होती है, बट बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल मरकरी जो है लिक्विड मेटल है, उसकी डेंसिटी ग्रेटर होने के कारण भी आयरन से जो डेंसिटी है उसकी ज़्यादा है, बट स्पीड जो है साउंड की मरकरी में वो कम है एज़ कंपेरिजन टू आयरन. क्यों कम है? क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ के कारण. शेयर स्ट्रेंथ जो है मरकरी का वो बहुत लो है, जिसके कारण उसकी जो है स्पीड ऑफ साउंड है मरकरी में वो लेस है. ठीक है, शेडो जोन जो होता है पी वेव्स का, वो एरिया कौन कौन से एंगल में करस्पॉन्ड करते हैं? देखिए 103 टू 142 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे पी वेव्स के शेडो जोन है. ये जनरली हमको क्या बताता है कि हमारा जो सॉलिड हमारा जो कोर है, जो इनर कोर है वो हमारा सॉलिड है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सिस्मोग्राफ रखा, ठीक है, और हमने यहाँ पे वेव्स ओरिजिनेट करवाई, तो पी वेव्स जो है ये देखिए सॉलिड में सॉरी पी वेव्स जो हैं वो सब में ट्रैवल कर रही हैं. देखिए यहाँ पे मीडियम जैसे ही चेंज हुआ तो यहाँ पे वेव्स जो हैं डाइवर्ट हुई. ठीक है, जैसे मीडियम चेंज हुआ तो वेव्स डाइवर्ट हुई, फिर मीडियम चेंज हुआ तो वेव्स डाइवर्ट हुई. ठीक है, तो पी वेव्स का शेडो जोन है वो छोटा सा शेडो जोन है और हमको क्या बताता है? सॉलिड हमारा इनर कोर है. नाउ कम टू एस वेव्स. तो पी वेव्स के 5-6 पॉइंट कौन कौन से हैं? पी वेव्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनको कंप्रेशनल वेव्स बोलते हैं. ठीक है, वो वेव के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, पी वेव्स जो हैं फास्टर होती हैं और सबसे पहली बार अराइव होती हैं सरफेस पे और हर मीडियम में ट्रैवल करती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेस में. तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज, फिर लिक्विड एंड देन फिर गैसेस. ठीक है, और पी वेव्स जो हमको क्या बताती हैं कि हमारा जो इनर कोर है वो सॉलिड है. नाउ कम टू सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं. ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शनल वेव्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या करती है? सॉरी, एनालॉगस टू वाटर रिपल्स और लाइट वेव्स होती हैं. जनरली ये लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती हैं. एस वेव्स जो हैं वो सरफेस पे वो बहुत कुछ टाइम बाद रिकॉर्ड की जाती हैं. ठीक है, सबसे पहले पी वेव्स आती हैं, देन एस वेव्स थोड़ी देर बाद रिकॉर्ड होती हैं. एस वेव्स जो हैं वो किस में ट्रैवल नहीं करती? लिक्विड और गैसेस में ट्रैवल नहीं करती. ये सिर्फ किस में ट्रैवल करती है? सॉलिड में ट्रैवल करती हैं. तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए. एस वेव जो है सॉलिड में ट्रैवल करती है. इनकी भी फ्रिक्वेंसी जो होती है बहुत हाई होती है.
ठीक है। शैडो जोन जो होता है एस वेव का वो पूरे हाफ ऑफ द ग्लोब में दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है कि एस वेव्स जो है सॉलिड है, तो ये किससे नहीं ट्रैवल करेंगे, ऑब्वियसली इनर कोर से पूरी तरह ही ट्रैवल नहीं करेंगे, पूरी तरह ही वो नहीं दिखेंगी। तो एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेरिजन टू पी वेव्स, जैसे कि एंगल बिटवीन 103 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमको क्या बताता है कि हमारा जो आउटर कोर है वो हमारा लिक्विड है। ठीक है। आउटर कोर क्या है, हमारा लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एपी सेंटर। एपी सेंटर क्या है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है फोकस के एकदम अबव जो पॉइंट होता है उसको एपी सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे पहली बार हमको वेव्स समझ में आती हैं। ठीक है। देखिए, तो एस वेव्स में देखिए ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड एस वेव्स, दैट इज़ कॉल्ड पी वेव्स, और जो भी हमको ब्लैक लाइन दिख रही है वो हमारी एस वेव्स है। तो एस वेव्स देखिए यहीं पर आके रुक गई है, ये हमारी आउटर कोर में ट्रैवल नहीं कर रही है। ठीक है। आउटर कोर में ट्रैवल नहीं कर रही, तो हमको क्या पता चलता है कि हमारा जो आउटर कोर है हमारा लिक्विड है। तो एस वेव का जो शैडो जोन है वो पूरा ये वाला जोन जो है, ये पूरा ये वाला जोन जो है हमारा एस वेव का शैडो जोन है। ठीक है। नाउ कम टू सरफेस वेव्स और एल वेव्स। सरफेस वेव्स और एल वेव्स क्या होती है, दीज आर जनरली ये लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, सरफेस वेव बोलते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लो होती है और वेवलेंथ जो है हाई होती है। ठीक है। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होते हैं। जनरली ये किसको अफेक्ट करती है, अर्थ के सरफेस को अफेक्ट करती है। ठीक है। और स्मॉलर डेप्थ में ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जनरली डेवलप कहाँ होती हैं, एपी सेंटर के जो इमीडिएट नेबरहुड होते हैं, एपी सेंटर जो पॉइंट होता है सरफेस पे, उसके जो आजू बाजू के पॉइंट होते हैं वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और ये क्या करती हैं, यही इन्हीं के कारण हमारे जो रॉक्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स होता है, बिल्डिंग्स गिरती हैं, और ये जो है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती हैं अर्थक्वेक की। ठीक है। और ये लास्ट सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहले हमारी पी वेव्स रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ में, फिर एस वेव्स होती हैं, एंड देन एल वेव्स होती हैं। ठीक है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स कौन सी होती है, एल वेव्स होती है। ठीक है। क्योंकि ये आजू बाजू जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा देती है, ये डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होती है। तो आई होप आई हैव क्लियर द पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक है। नाउ कम टू प्रोपोगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल होती हैं हर डिफरेंट मैटर में। फॉर एग्जाम्पल पी वेव्स जो है वो वेव के डायरेक्शन में मूव होती है, तो ये जनरली जो वेव का डायरेक्शन होता है सेम एज इन पैरेलल उसका भी डायरेक्शन होता है। ठीक है। पी वेव्स का भी डायरेक्शन होता है। तो ये क्या करती है, मटेरियल को स्क्वीज करती हैं और एक्सटेंड करती हैं। ठीक है। ये इसके कारण क्या होता है, जो डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है स्ट्रेचिंग और स्क्यूजिंग में मटेरियल के। ठीक है। अदर टू वेव्स जो है वो परपेंडिकुलर, जैसे हमारा प्रोपोगेशन जो है नॉर्थ से लेट्स से वेस्ट से ईस्ट हो रहा है, तो वो कैसे प्रोपोगेट करेंगी, एस और एल वेव्स हमारी परपेंडिकुलर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी। तो डायरेक्शन जो है वाइब्रेशन का एस वेव्स का वो जनरली परपेंडिकुलर होता है वेव के डायरेक्शन के। तो ये क्या क्रिएट करती है, ट्रफ्स एंड क्रेस्ट क्रिएट करती है। ठीक है। वेव लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है, तो उसको हम बोलते हैं एस वेव्स। ठीक है। एस और एस वेव्स। ठीक है। नाउ कम टू एमर्जेंस ऑफ शैडो जोन। अर्थक्वेक वेव्स जो है गेट रिकॉर्डेड इन सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट फार लोकेशन। ठीक है। जो भी फार लोकेशन में सिस्मोग्राफ तो लोकेटेड रहता है उसमें अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। जनरली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की जो वेव्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, शैडो जोन बोलते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील दैट ईच अर्थक्वेक देयर एग्जिस्ट एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट शैडो जोन। हर अर्थक्वेक वेव का डिफरेंट शैडो जोन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3.2a एंड 3.2b फॉर एग्जाम्पल इसमें देख सकते हैं, दिस इज एस वेव का शैडो जोन और यहाँ पे पी वेव्स का शैडो जोन। ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट सिस्मोग्राफ लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड द अराइवल ऑफ पी और एस वेव्स का अराइवल, और बियॉन्ड 145 डिग्री में अगर सिस्मोग्राफ लोकेटेड है फ्रॉम द एपी सेंटर, वो सिर्फ पी वेव्स का अराइवल देखेगा, ना कि एस वेव्स का अराइवल नहीं देखेगा, क्योंकि एस वेव्स जो है आउटर कोर में ट्रैवल नहीं होगी क्योंकि वो लिक्विड होता है। ठीक है। अ जोन बिटवीन 105 to 145 डिग्री फ्रॉम द एपी सेंटर हैज़ आइडेंटिफाइड एज शैडो जोन फॉर बोथ टाइप्स। ठीक है। 105 से 145 डिग्री तक बोथ टाइप्स के हमको वेव्स मिलते हैं, बट एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री जो है हमको एस वेव्स जो है रिसीव नहीं होती हैं। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है। दिस इज़ 105 डिग्री, यहाँ से हमको एस वेव्स नहीं होती हैं, बट हमारा 105 से 140 डिग्री तक पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स नहीं होती, बाकी जगह पी वेव्स होती हैं।
ठीक है। दो शैडो जोन जो होता है एस वेव्स का, ये जनरली पी वेव से बहुत ज़्यादा हायर होता है। ठीक है, 40% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कवर करता है। बट हाउ दीज प्रॉपर्टीज पी एंड एस वेव्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग अर्थ का इंटीरियर, अर्थ का इंटीरियर हमको ये कैसे बताएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारी वेव्स मुड़ रही हैं, रिबाउंड हो रही हैं, और रिफ्रैक्शन के कारण हमारी जो वेव्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, उससे हमको पता चलता है अर्थ के मटेरियल्स के बारे में। वेरिएशन जो है डायरेक्शन ऑफ वेव्स का, ठीक है, वो हमको जो सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो रहा है तो हमको पता चलता है कि क्या कौन से मटेरियल से हमारा अर्थ का कोर है, क्रस्ट है। ठीक है, चेंज इन डेंसिटी के कारण जो हमारी वेव वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी के कारण जो हमको चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, और डायरेक्शन ऑफ वेव्स जो हमारी चेंज हो रही हैं, उसके कारण हमको बहुत सारी चीज़ें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगती हैं। ठीक है, फिर वाई डज साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन डेंसर मीडियम वेयर इज लाइट ट्रैवल स्लोवर। वेरी इंपॉर्टेंट कि साउंड वेव्स जो है हमारी डेंसर मीडियम में वो ज़्यादा क्यों ट्रैवल करती हैं। अभी हमने देखा जो हमारी पी वेव्स हैं जो सॉलिड में बहुत तेज़ ट्रैवल कर रही हैं, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेस में। तो साउंड वेव्स क्या होती हैं, हमारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। वो कैसे ट्रैवल करती हैं, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन जो होता है मीडियम का, उससे ट्रैवल करती हैं। तो इट्स वेलोसिटी, हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो इट्स वेलोसिटी इन इलास्टिक मटेरियल जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। टेंशन जो मीडियम का है उसमें प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी मीडियम की। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होगा, उसके कारण ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होगा मटेरियल का। इसके कारण क्या होगा, हम वेलोसिटी जो है साउंड की वो इंक्रीज़ हो जाएगी विथ इंक्रीज इन डेंसिटी। लाइट जो है अदर हैंड ट्रांसवर्स वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये जनरली इलास्टिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करती किसी भी मटेरियल के। ठीक है, इट्स वेलोसिटी इन द मीडियम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से डिटरमाइन की जाती है। तो इफेक्टिव पाथ लेंथ ऑन द अदर हैंड इज इंक्रीज बाय इंक्रीज इन डेंसिटी एंड हेंस इट लीड टू हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोअर वेलोसिटी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउंड वेव्स। वाई एस वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, क्यों एस वेव्स ट्रैवल नहीं करती लिक्विड से। ठीक है, एस वेव्स जो होती हैं आर शेयर वेव्स जिनको बोलते हैं। एस वेव्स हमको क्या बोलते हैं, शेयर वेव्स बोलते हैं, जो कि लाइट वेव्स होती हैं, जो कि पार्टिकल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो क्या करती हैं, दे कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड रॉक्स बिकॉज, क्योंकि उनमें एनफ शेयर स्ट्रेंथ होता है, बट लिक्विड में नहीं होता है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ जो होता है इज़ वन ऑफ द फोर्सेज जो कि रॉक को एक साथ रखता है और प्रिवेंट करता है रॉक को कि वो टूटे ना। ठीक है, बट लिक्विड जो होता है उनका जो शेयर स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो दैट इज़ वाई इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सडनली रिमूव द ग्लास, द वाटर विल नॉट कीप इट्स ग्लास शेप। ठीक है, तो वाटर जो है वो मूव, हर जगह मूव हो जाएगा और वो ग्लास का शेप नहीं रखेगा और फ्लो अवे हो जाएगा, जिसके कारण जो है एस वेव्स लिक्विड में ट्रैवल नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स कॉल्ड मेंटल। ठीक है, यहाँ से हॉटस्पॉट वॉल्केनो, यहाँ पे देखिए बसाल्टिक इंट्रूसिव हो रहा है। ठीक है, ये होता है मिड ओशनिक रिज, ये तो मैं आपको तब पढ़ाऊँगी जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाऊँगी। ठीक है, नाउ कम टू अर्थ लेयर, अर्थ की लेयर। तो अर्थ की लेयर अभी हमने आइडेंटिफाई कर ली, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से। स्ट्रक्चर जो है अर्थ का वो बहुत सारे कोसेंट्रिक लेयर से बना हुआ है। ठीक है, और ब्रॉडली 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ लेयर बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्रस्ट। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट जो है ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्या है, हमारा ब्लू वाला पार्ट ओशनिक क्रस्ट है, और ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, इसी में क्रस्ट के बाद आते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो उसके नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के ये जो पूरा एरिया होता है वो मेंटल बोलते हैं। फिर आता है आउटर कोर, फिर आता है इनर कोर। ठीक है, और जो हमारा क्रस्ट के एस्थेनोस्फेयर के ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो उसमें क्या आता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल जो आता है वो एरिया आ जाता है। फिर आता है वो पूरा मेंटल, एस्थेनोस्फेयर वाला पूरा मेंटल होता है, देन कोर, नॉट टू स्कोल। ठीक है, और अर्थ का सेंटर जो है 6378 किलोमीटर तक है। ठीक है, अर्थ की लेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है आउटर थिन लेयर होती है,
जिसकी टोटल थिकनेस कितनी होती है 30 to 50 किलोमीटर। ठीक है, कितनी थिकनेस होती है 30 to 50 किलोमीटर। थिकनेस जो होती है क्रस्ट की वो जनरली ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वेरीज करती है। ओशनिक क्रस्ट जो होता है हमारा ज़्यादा थिनर होता है 5 to 30 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है 50 to 70 किलोमीटर थिक होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है हमारा थिकर होता है। ठीक है, क्यों वहाँ पे, क्योंकि मेजर माउंटेन्स एरियाज जो है वहीं पर है। 70 to 100 किलोमीटर थिक जो होता है हिमालयन रीजन में होता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है 0.5 to 1.0% ऑफ अर्थ वॉल्यूम। और मोहोवरिक डिसकंटिन्यूटी जो है वो बाउंड्री किसकी किसकी होती है, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर की बाउंड्री होती है। ठीक है, तो मोहोवरिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी, क्रस्ट और एस्थेनोस्फेयर की जो बाउंड्री होगी उसको बोलेंगे मोवरिक डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किसे बोलते हैं, जो एक लेयर से दूसरे लेयर में जब हम ट्रैवल करते हैं क्या क्या डिसकंटिन्यूअस चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एस्थेनोस्फेयर किसका पार्ट है, मेंटल का पार्ट है। तो आउटर जो लेयर है क्रस्ट का वो सेडिमेंट्री मटेरियल है, क्रिस्टलाइन है, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, और जो लोअर लेयर है क्रस्ट का, जो नीचे वाला लेयर है वो बसाल्टिक रॉक से बना है और अल्ट्रा बसाल्टिक रॉक से। तो कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे लाइटर सिलिकेट से बने हैं, और जैसे कि सिलिका एल्यूमिनियम हो गया। तो ठीक है, और जो हमारे ओशनिक हैं वो सीमा से बने हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से बने हैं, जिसको सियाल और सीमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट किससे बने हैं, सियाल से बने हैं, और ओशनिक किससे बने हैं, सीमा से बने हैं। ठीक है, तो आई होप क्रस्ट का मैंने क्लियर कर दिया होगा। नाउ कम टू अर्थ का लेयर मेंटल। फिर उसके बाद मोवरिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ तक कंटिन्यूस होती है, 35 किलोमीटर तक टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक होती है। इसके बाद होता है क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो होता है मेंटल का, क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट जो मेंटल का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है 200 किलोमीटर, 10 से 200 किलोमीटर। उसके नीचे तो लोअर मेंटल जो है वो एक्सटेंड कहाँ से होता है, एस्थेनोस्फेयर से एक्सटेंड होता है। एस्थेनोस्फेयर जो होता है सॉलिड स्टेट होता है। डेंसिटी होती है 2.9 to 3.3 होती है। डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 3.3 to 5.7 इन लोअर पार्ट। जनरली सॉलिड रॉक होता है और मैग्मा इसी के अंदर होता है। एस्थेनोस्फेयर जो रॉक होता है वहीं से हमारा मैग्मा मेन जनरेट होता है। ठीक है, जो कि वो होता है वो जनरली सॉलिड होता है, बट वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल से बना होता है, तो जनरली उसमें लिक्विड भी होता है। ठीक है, 83% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम वो करता है। आउटर लेयर जो होता है मेंटल का वो पार्शली सिमेटिक होता है, वाइल इनर लेयर जो है सिमेटिक अल्ट्रा बेसिक रॉक से बना होता है। ठीक है, नाउ कम टू अर्थ का लेयर एट एस्थेनोस्फेयर। द अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। जनरली वीक, एस्थेनोस का मतलब होता है वीक, 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। ये जो होता है मेन सोर्स जो होता है मैग्मा का वो कौन सा होता है, एस्थेनोस्फेयर होता है। इट इज़ वे टू सरफेस जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है हायर होती है अर्थ के क्रस्ट से। फिर अर्थ के लेयर आते हैं कोर। लाइज बिटवीन 2900 किलोमीटर टू 6400 किलोमीटर। ठीक है, 16% अर्थ का वॉल्यूम कवर करता है। कोर जो है हैवीएस्ट मिनरल मटेरियल जो है, हाईएस्ट डेंसिटी जिनकी होती है वो कोर में पाए जाते हैं। उन मिनरल्स की कंपोज किससे होते हैं, सॉलिड आयरन और निकल से बना हुआ होता है। आउटर कोर हमारा अभी हमने बताया लिक्विड होता है, इनर कोर हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, अजोन मिक्सड हैवी मेटल्स विद सिलिकेट सेपरेट कोर फ्रॉम आउटर लेयर्स। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर कोर। नाउ कम टू सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी। मोवरिक डिसकंटिन्यूटी अभी हमने बनाया, एस्थेनोस्फेयर और क्रस्ट के बीच का जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको बोलते हैं मोवरिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अ सॉफ्ट एस्थेनोस्फेयर ये क्या पार्ट होता है, किसका, मेंटल का पार्ट होता है। और गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, मेंटल और कोर के बीच होती है। ठीक है, तो गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में होती है, मेंटल और कोर के बीच में होती है। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर द, आई होप अर्थ के तीनों लेयर्स के बारे में मैंने बता दिया, आपको क्लियर हो गया हो। नाउ कम टू अर्थ केमिकल कंपोजिशन। सबसे ज़्यादा अर्थ के अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड अदर। तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये टेबल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन एंड देन सिलिकॉन। नाउ कम टू अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट अभी हमने बताया कि दो टाइप के मूवमेंट आकर करते हैं, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस जो है ऑपरेट होती हैं अर्थ में। ठीक है, अर्थ जो है अर्थ के मूवमेंट जो भी होते हैं उसके कारण कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होने लगता है अर्थ का। ठीक है, डिफॉर्मेशन जो है किससे होता है, जो भी वेरियस फैक्टर्स जो है अर्थ पे एक्ट करते हैं उनके कारण।
हीट जनरेट होती है तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है। क्रिस्टल प्लेट्स मूव करती हैं ड्यू टू टेक्टोजेनेसिस, ठीक है। फोर्सेस जो जनरेटेड रोटेशन के अर्थ के रोटेशन के कारण जो भी फोर्सेस जनरेटेड होती हैं उससे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक विंड, प्रेसिपिटेशन एंड प्रेशर से। आइसोस्टेसी क्या होता है? आइसोस्टेसी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, आइसोस्टेसी होता है जो अर्थ का डेंसर मटेरियल होता है वो जैसे एक साइड अगर कोई डेंसर मटेरियल नीचे सिंक हुआ तो दूसरे साइड अर्थ का कहीं और जगह आइसोस्टेसी उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा पार्ट जो है ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्टेसी, ठीक है। राइज टू डिफरेंट लेवल अपीयर ऑन द सर्फेस एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड ओशंस। टेक्टोनिक क्या होती है? रिलेटिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड लार्ज स्केल प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विद इन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक। एंडोजेनेटिक में दो मूवमेंट आते हैं, डायस्ट्रोफिज्म एंड सडन। डायस्ट्रोफिज्म मतलब होते हैं जो स्लो मूवमेंट होते हैं, सडन मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत फास्ट मूवमेंट होते हैं, ठीक है। डायस्ट्रोफिज्म में दो मूवमेंट आते हैं, एपीरोजेनेटिक जिसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टिनेंट एपीरोजेनेटिक अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड। ओरोजेनेटिक और माउंटेन बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। एपीरोजेनेटिक को कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं और ओरोजेनेटिक को हम माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं, टेंशन और कंप्रेशन के कारण। सडन मूवमेंट में अर्थक्वेक और वोल्केनोज आ जाते हैं। फिर आते हैं एक्सोजेनेटिक में वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में आते हैं फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इरोजन में आते हैं आइस से, रिवर वाटर से, सी से, विंड से, अंडर वाटर से कैसे होते हैं, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो होते हैं रिलेटिंग टू फॉर्म ऑफ लैंडस्केप, अदर नेचुरल फीचर्स और सरफेस, ठीक है। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो फिजिकल और केमिकल चेंज लाती है हमारे जियोमॉर्फिक जो भी अर्थ पे, उनको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म जो है वो एंडोजेनेटिक प्रोसेस होती हैं और वेदरिंग, मास इरोजन ये एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होती हैं। जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं वो जनरली मोबाइल मीडियम लाइक रनिंग वाटर, आइस और इन सब के कारण जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं अर्थ पे उनको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है। तो मैं आपको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स कल पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।